हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं वर्चुअलाइजेशन के बारे में। जैसे कि हमारा वर्चुअल बॉक्स है, वीएमवेयर है और भी बहुत से तरीके के आपके वर्चुअलाइजेशन के सॉफ्टवेयर्स हैं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे अगर मैं आज से 20 या 25 साल पहले की बात करूँगा, तो तब क्या था कि हमारा ना वर्चुअलाइजेशन होता नहीं था। अब जैसे आपको कोई वेब सर्वर बनाना है, डेटाबेस सर्वर बनाना है, तो आपको फिजिकल सर्वर खरीदना पड़ता था। ठीक है, और उस पे आपको एप्लीकेशन डाल के उसको यूज़ करना पड़ता था। फिर वीएमवेयर ने, सबसे पहले वीएमवेयर ही था जिसने वर्चुअलाइजेशन को डिस्कवर किया था और इंट्रोड्यूस किया था आईटी वर्ल्ड में। तो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया। ठीक है, अब वो सॉफ्टवेयर क्या करता था, आपका जो सिस्टम है उसी के हार्डवेयर को शेयर करके, मतलब सिस्टम के अंदर एक और सिस्टम, वो ऐसा बनाता था। तो ये होता है वर्चुअलाइजेशन। सिंपल इसका छोटा सा डेफिनेशन है। अब जो वर्चुअलाइजेशन के जो सॉफ्टवेयर हैं, जिसको हम हाइपरवाइजर भी बोलते हैं। अब हाइपरवाइजर क्या है, मतलब ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर होगा ना जो उसको किसी सिस्टम को ऐसा मतलब बना दे कि उसके अंदर और अंदर अंदर मतलब अंदर में और भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सके, है ना। तो वो हो गया हमारा हाइपरवाइजर। तो थोड़ा बात करते हैं इसके बारे में। हाइपरवाइजर दो टाइप के होते हैं। एक जो होता है हाइपरवाइजर 1 और एक होता है हाइपरवाइजर 2, जिसको टाइप 1 टाइप 2 कहते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे टाइप 1 क्या है, नेटिव बेयर मेटल। बेयर मेटल क्या होता है, जो आपका जो सर्वर है उसके ऊपर डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाए। जैसे आप लाइनक्स इंस्टॉल करते हो ना, आप क्या करते हो, पेन ड्राइव डालते हो आपके सिस्टम में या सर्वर पे, और उबंटू या सेंटोस है उसको इंस्टॉल कर देते हो। ऐसी विंडोज़ की बात है, आप पेन ड्राइव डालते हो, विंडोज़ सर्वर 2019 2022 आप इंस्टॉल कर देते हो। तो कैसे करते हो, वो आपका जो हार्डवेयर है उसके ऊपर आप डालते हो। ठीक है, एक टाइप 2 होता है। टाइप 2 क्या करता है, टाइप 2 में बस ये डिफरेंस है कि आप पहले ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हो। जैसे आपने उबंटू डेस्कटॉप डाल दिया, विंडोज़ 10 डाल दिया, उसके ऊपर आपने एक सॉफ्टवेयर डाला। जैसे कि ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स है, हमारा वीएमवेयर वर्क स्टेशन है, मैक में जाएं तो वहाँ फ्यूज़न होता है। वैसे और भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है, जिसको आप यूज़ करते हो। तो वो क्या कर रहा है, एक्चुअल में वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहा है। तो वो टाइप 2 हो गया, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लगे। ठीक है, तो उसको हम टाइप 2 बोलते हैं। टाइप 1 उसको बोलते हैं जो अपने आप में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और जो आपको वर्चुअलाइजेशन देता है। ठीक है, तो जो टाइप 1 है वही एक हाइपरवाइजर ऐसा है जो आपको एक ट्रू एक्सपीरियंस देता है आपके वर्चुअलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का। अब इसकी ज़रूरत मैं आपको पहले बता देता हूँ कि पहले यही होता था कि अगर आपने जो सर्वर्स है, मान के चलो आपका 500 सर्वर है, तो 500 पहले मतलब 500 आपके पास एप्लीकेशन है, तो 500 अलग अलग अगर एप्लीकेशन है तो उसके लिए आपको अलग अलग सर्वर खरीदना पड़ता था। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन में क्या हो गया कि आपने 4 या 5 खरीद लिए सर्वर और उसमें अच्छे कन्फिगरेशन लगा दिए और चारों को एक बना दिया वर्चुअलाइजेशन से, और उसके अंदर आप वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के उसको यूज़ कर रहे हो। तो काफ़ी सिंपल था उसके थ्रू मतलब उसको मैनेज करना। तो स्टार्टिंग में वीएमवेयर ने इस पे अपना मार्केट अच्छा बनाया था, और आज तक जितने भी, अगर हम प्राइवेट क्लाउड की बात करें, प्राइवेट क्लाउड किसको बोलते हैं, प्राइवेट और पब्लिक। तो प्राइवेट क्लाउड मतलब हो गया किसी कंपनी का खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें सर्वर्स नेटवर्क सब ना उनके डेटा सेंटर में हो, तो वो प्राइवेट क्लाउड है। पब्लिक क्लाउड हम जानते हैं जैसे कि AWS है, आपके एजोर है, GCP है, डिजिटल ओशियन है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। आई थिंक ये 2000 के बाद ही स्टार्ट हुआ था, 2006 या हाँ 2006 के बाद, मतलब उसके आसपास ही स्टार्ट हुआ था ये, और काफ़ी चला। तो ये हो गया हमारे टाइप 1 और टाइप 2 हाइपरवाइजर। ठीक है, एक एक और डिफरेंस देखते हैं, ये थोड़ा सा देख लेते हैं क्या चीज़ है। ये भी वही है, आपको बता रहा है ये हाइपरवाइजर और वर्चुअल मशीन। ठीक है, तो ये आपका नेटिव बेयर मेटल वही है जो अभी बताया लास्ट में। ठीक है, बेयर मेटल मतलब आपका एक सर्वर होगा, इसमें डल जाएगा और इसके बाद आप उस पर काम करोगे, आप गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल करोगे। और जो टाइप 2 में क्या होता है, होस्ट OS मतलब विंडोज़ डालोगे या उबंटू डालोगे या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डालोगे, उसके ऊपर आपका गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बनेगा। ठीक है, एक इसका ट्री टाइप का भी एक है, ये भी हम देख लेते हैं ये कैसे चलता है।
ये भी वैसे ही है, बस इसमें थोड़ा सा और अच्छे से बताया गया है कि जो आपका हाइपरवाइज़र है ना, अब ये आपके रिसोर्सेज है तो रिसोर्सेज को यहीं पे बांट लेता है। मतलब ये जो है ना, ये क्या करते हैं, जो आपका वर्चुअल मशीन होगा ना, वो आपका जो हार्डवेयर है उसको शेयर करता है, अगर आप टाइप 1 हाइपरवाइज़र पे हो तो, ठीक है। और हाइपरवाइज़र 2 क्या करता है, नहीं रिसोर्स तो ये भी शेयर करता है, लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू करता है, ये ऑपरेटिंग, क्योंकि ये जो है ना, ये टाइप 2 ये इसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो ये थोड़ा सा अंतर है हाइपरवाइज़र टाइप 2 में और टाइप 1 में। तो टाइप 1 को ही हम ट्रू हाइपरवाइज़र बोलते हैं, ठीक है। एक और छोटा सा और देख लेते हैं उसका कैसे होगा ये। तो हाइपरवाइज़र का टाइप यहाँ पे सेम बताया है, टाइप 1, ये देखिए आपका हार्डवेयर है यहाँ पे, ये आपका हाइपरवाइज़र है और यहाँ पे गेस्ट बन गया। ये आपका हार्डवेयर है टाइप 2 में, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है और यहाँ पे आपका हाइपरवाइज़र रहेगा और इसके बाद बनेगा ये, ठीक है। तो ये लेयर ज़्यादा हो जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद अभी ज़्यादा नहीं हुआ, 8-10 साल ही हो रहे होंगे, आप शायद 12-15 साल ही हो रहे होंगे, हमारे पास एक और टेक्नोलॉजी आ गई जिसको हम कहते हैं कंटेनर टेक्नोलॉजी। अब वो क्या है, तो ये जो नॉलेज है आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जो हम जिस टेक्नोलॉजी के टाइम में जो जी रहे हैं ना, वो है कंटेनर का ज़माना। अब ये क्या करता है, थोड़ा सा इसको पढ़ लेंगे तो समझ आ जाएगा। टाइप 1 है ये, टाइप 1 हाइपरवाइज़र, तो इतना तो समझ आता है कि ये क्या चीज़ है। हमने अभी जस्ट पढ़ा कि ये हार्डवेयर के ऊपर एक अपने आप, मतलब वो डल जाता है, वो अपने आप में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऐसा आप मान के चलो, ठीक है। टाइप 2 होस्ट ओएस के ऊपर डलता है हाइपरवाइज़र, और जो कंटेनर होता है ना, वो आपके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सेम इसी की तरह होता है, लेकिन जो इसका जो इसमें हाइपरवाइज़र होता है, इसमें कंटेनर का इंजन होता है, जैसे डॉकर। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। एक चीज़ और मान के चलते हैं, अभी हाइपरवाइज़र है क्या चीज़, ये हाइपरवाइज़र की बात कर रही है क्या। तो जैसे टाइप 2 की बात करें तो हाइपरवाइज़र है क्या, कोई लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम होगा जिसको बताया गया होगा कि आप जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके जो रिसोर्सेज को शेयर करके आप उसमें वर्चुअल मशीन बना दो, मतलब कोड लिखा गया होगा ना। लेकिन इसका जो हाइपरवाइज़र है, क्योंकि इसमें तो ओएस होता नहीं है, ना विंडोज़ होता है, ना आपका उबंटू होता है ना। तो ये अपने आप में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये कैसे बना है, ये इस तरह से बना, अगर हम ट्रूली इसको बात करें कि एक्चुअल में क्या चीज़ है, तो ये भी एक लाइनक्स बेस्ड ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाँ, उसको बनाया अलग तरीके से है, तो ये भी एक ना लाइनक्स बेस्ड है। पहले जो सबसे पहला जो हमारा हाइपरवाइजर है ना वीएमवेयर का, वो रेड हैट बेस्ड हुआ करता था। मतलब रेड हैट का जो कर्नल वगैरह है उसको उन्होंने वहाँ से उठा लिया, उसके अंदर अपने सॉफ्टवेयर वगैरह जो इन्होंने डेवलप किया था उसको डाल दिया, और फिर इसको सर्वर पे डाल के उन्होंने वर्चुअल मशीन्स बनाए, ठीक है। तो ये पहले ना लाइनक्स पे ही बना था, पहले के जो वर्जन थे ना वीएमवेयर के, तो वो आपके लाइनक्स बेस्ड ही होता था। मतलब अगर आप उसको डालते हो तो लाइनक्स बेस्ड ही होता था वो, ठीक है। और ये तो आज भी चलता है, ये आज भी है। और कंटेनर की जब बात करते हैं यहाँ पे, तो डॉकर है, डॉकर एक अलग है, कंटेनर डी अलग है, LXC है, ऐसे कई सारे होते हैं कंटेनर के अलग अलग सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें डिफरेंस देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। जो यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है ना, जो आपके हाइपरवाइज़र में, हाइपरवाइज़र क्या करता है, ये आपका जो हार्डवेयर है ना उसके रिसोर्स को शेयर करता है, ठीक है। लेकिन कंटेनर ऐसे नहीं करता। कंटेनर क्या करता है, आपके जो कर्नल होता है उसको शेयर करता है, आप ऐसा मान के चले। और बिल्कुल थोड़ा सा मतलब कहे ना तो काम एक जैसी करता है, मतलब ये हम मान के चलते काम एक जैसी करता है। ये भी अपने अंदर कुछ मशीन बनाता है, ये भी अपने अंदर कुछ मशीन बनाता है, लेकिन इसके जो मशीन होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। आप 60 MB में आपको पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है इसके अंदर। इसमें कम से कम आपको लगेगा 6 GB तो लगेगा। मैं अगर बात करूँ बंटू की भी बात करूँ, जो सबसे छोटा होता है, या उससे भी छोटा मान लो, तब भी से 6 GB तो आपको मान के चलो इसमें देना ही पड़ेगा। इसमें प्रॉपर हार्डवेयर आपका होता है, नेटवर्क ये वो सब चीज़ इसके अंदर होता है। इसमें ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि कर्नल को शेयर करता है। कर्नल को शेयर करने की वजह से इसका जो फुटप्रिंट है, कहने का मतलब जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है आप बोल लो, या वर्चुअल मशीन बोलो, वर्चुअल मशीन यहाँ पे होता है, यहाँ पे भी एज ए कंटेनर को आप वर्चुअल मशीन बोल सकते हो। लेकिन मतलब एक एग्जांपल आप मान के चलो कि जैसे यहाँ पे हमारा वर्चुअल मशीन बनता है, उसमें हार्डवेयर के पूरे वो होते हैं, तो हार्डवेयर को शेयर करता है। यहाँ पे हार्डवेयर का कोई ऑप्शन नहीं होता, वो आपके कर्नल को शेयर करता है।
तो यहाँ पे आप हार्डवेयर बोलो कि इसमें आप इतने GB रैम डाल दो, वो सब नहीं करता वो जो भी आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी के कर्नल को यूज़ करेगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, और आज के टाइम में कंटेनर जो है बहुत चल रहा है। आगे आने वाले क्लासेस में हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, काफ़ी सारा चीज़ है इसके अंदर जो आजकल के जो डेवलपर्स हैं या जो मोस्टली कंपनी कंटेनर और कंटेनर के बेस के ऊपर, आपके इसी के बेस के ऊपर का आपका कुबरनेटिस भी बना हुआ है। तो कुबरनेटिस जो है वो इसके बेस पे बना हुआ है। कुबरनेटिस अपने आप में कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, अपने आप में वो कोई कंटेनर का सिस्टम नहीं है। वो एक्चुअल में आपके कंटेनर के जो इंजिन्स है उसको यूज़ करता है और आपको हाईली अवेलेबल एक इन्वायरमेंट बनाता है। तो उसको हम देखेंगे अब हमारे नेक्स्ट आगे आने वाले क्लासेस में। फिलहाल हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं हाइपरवाइज़र पे। तो सबसे बड़ा खिलाड़ी है हमारा VMware, उसके बाद हाइपरवाइज़र। सिट्रिक्स ज़ेन सर्वर भी आया था, सेम है सब, मतलब एक जैसे ही चलते हैं, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। हाइपर वी जो है माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट था, तो उसमें बस ये कि जो क्योंकि विंडोज़ में उनका खुद का क्लस्टरिंग सॉफ्टवेयर होता था, मतलब क्लस्टरिंग लोग करते थे। एसक्यूएल की क्लस्टरिंग हो गई है, आप स्टोरेज की क्लस्टरिंग आप कह लें या एक्सचेंज की क्लस्टरिंग बोल लें, तो वो जो नेटिव उनका खुद का टेक्नोलॉजी था, ठीक है, तो उसको ये यूज़ करते थे। बाद में इन लोगों जैसे कि ये हमारे जैसे ये VMware है, VMware में क्या होता था, ये हाइपरवाइजर आपने डाल दिया, फिर इसके अंदर एक और सॉफ्टवेयर डाल दो एज ऑपरेटिंग सिस्टम, और वो आपको एक पोर्टल देता था, पोर्टल पे आप मैनेज करते थे, ठीक है। उसी के तर्ज पे इन्होंने जैसे उनके पास जो कॉन्फ़िग मैनेजमेंट का जो टूल आया था SCCM, उसी से HV मतलब हाइपरवाइजर जो होता है ना, इसका हाइपर वी मैनेजमेंट टूल बनाया था इन्होंने, HVMM ऐसे कुछ करके बनाया था, और वो भी ऐसे ही चलता था, ठीक है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को डाल दो, मतलब हाइपरवाइजर जो होता है ना इसका हाइपर वी का, तो उसको आप हार्डवेयर पे डाल दो और उसको मैनेज करने के लिए वो HVVM ऐसे कुछ होता था, उससे इसको मैनेज करते थे। बाकी उतना सक्सेस नहीं था आपका हाइपर वी जो था, उतना सक्सेस नहीं था जितना VMware था। हाइपर वी तो ऑलमोस्ट अब बहुत कम जगह यूज़ होता होगा, लेकिन अपना जो VMware है बहुत यूज़ होता है। हाँ, इसका जो कॉस्ट की बात कर सकते हैं, कॉस्ट लगता था इस पर, क्योंकि देखो ये इसने ऑलरेडी मार्केट बना रखा था, और ये जो हमारा हाइपर वी था, इसको अपना मार्केट बनाना था, तो इसने क्या किया, थोड़ा अपने सर्वर्स के अंदर ही मतलब थोड़ा रियायत देने लग गया, ऐसा मान के चलो। सबसे जो कॉस्टली जो हमारे पास वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर है वो है हमारा VMware, और सबसे ज़्यादा चलने वाला भी यही है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो अब बात आती है कि हम जो हाइपरवाइज़र जो इसकी बात कर रहे हैं VMware की, क्योंकि हम यहाँ पे प्रैक्टिकल ना 1 या 2 सॉफ्टवेयर्स में ही करेंगे, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज हो गया। बाकी यूज़ होता है, अभी भी काफ़ी जगह यूज़ होता है VMware, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ यूज़ करती हैं इसको। तो सबसे पहले क्या होगा ना, आपको एक ना इसका जो मैं बोल रहा हूँ ना कि हाइपरवाइज़र, जिसको VMवाइज़र भी बोलते हैं। अब वर्चुअल मशीन मतलब जो है ना, आप अगर वर्चुअलाइजेशन की बात करें या VMware के पर्सपेक्टिव से देखें, तो वो एक CD होता है, मान के चलो ISO फाइल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। उसको आपके जो भी हार्डवेयर है, जैसे आपके पास एक सिस्टम है, उस पर आपको इंस्टॉल करना होगा। कैसे इंस्टॉल करना होगा, या तो उसका CD बना लो आप, पहला चीज़ तो ये है। अगर CD ड्राइव है तो, नहीं है तो आप उसको पेन ड्राइव में डाल लो, पेन ड्राइव के थ्रू बूट करो और उससे उसको इंस्टॉल कर दो, ठीक है। तो फिलहाल अगर मैं फिजिकल मशीन में इंस्टॉल करता हूँ तो मैं उसको आपको यहाँ पे दिखा नहीं पाऊँगा, ठीक है, यहाँ पे। तो मैं उसको ऐसे दिखा सकता हूँ आपको कि एक वर्चुअल मशीन में मैं डालूँ और उसका इंस्टॉलेशन मैं आपको बता दूँ। बाकी सेम स्टेप्स रहेगा। अगर आपके पास कोई हार्डवेयर है, कोई सर्वर है आपके पास, ठीक है, तो सर्वर पे आपने डेस्कटॉप पे भी आप उसको डाल सकते हो, ठीक है। हाँ, ये याद रखना, उसके बाद उसमें कंट्रोल नहीं रहेगा, आपको रिमोटली उसको एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। फ्रंट एंड से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें ग्राफिकल UI वगैरह नहीं होता, आप ये समझना इसको। तो चलिए इसको इंस्टॉलेशन देखते हैं। पहले हम करते हैं क्रिएट न्यू मशीन, ऐसा कुछ विजार्ड आएगा आपका। तो ये सबको आप फिलहाल तो इग्नोर कर दो, आप जहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा ना, आप वहीं से करना। डिस्क इमेज में एक बार देखता हूँ मेरे पास कौन सी इमेजेस हैं। तो ये है VMवाइज़र, और ये 200-300 MB का ही होता है, छोटा सा। ये मेरे पास इंस्टॉलर 7 है। तो VMware ESXi 7 डिटेक्टेड, ये अपने आप ही उसने डिटेक्ट कर लिया। ये वर्चुअल मशीन का नाम डाल देते हैं। मैं मान के चलता हूँ जैसे क्लस्टरिंग मैं कर रहा हूँ इसका, अभी एक्चुअल में क्लस्टरिंग भी ये होता है इसके अंदर। मैं आपको बताऊँगा वो कैसे होगा। क्लस्टरिंग के लिए मैं जैसे पहले बताया था कि शेयर्ड आपका कोई ना कोई आपके पास शेयर्ड आपके पास स्टोरेज होना चाहिए, जैसे कि SAN होता है या NAS होता है, हाई स्पीड। तो अब जैसे अगर आपने डेटा सेंटर की बात कर रहे होंगे ना, तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लेड सर्वर्स होते हैं, 2, 3, 4 ब्लेड सर्वर्स होंगे, और उसके नीचे के रैक में या अलग रैक में ना
स्टोरेज के भी डिवाइसेस डाल देते हैं वो, और ये सबको एक साथ जोड़ के एक अच्छा क्लस्टरिंग बनता है। तो VMware में इनबिल्ट क्लस्टरिंग होता है, वो हम देखेंगे कैसे हम उसको कर सकते हैं। तो ये मेरा वर्चुअल मशीन होगा VM SRV, मान के चलो इसको मैं 01 कहता हूँ, ठीक है। और ये मेरा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसको कर देंगे नेक्स्ट। नंबर ऑफ प्रोसेसर 2 कर देते हैं, नंबर ऑफ कोर प्रोसेसर 1 कर देते हैं, ठीक है, ये सही है। 4 GB एटलीस्ट रैम आपको चाहिए होगा। और इसको फिलहाल ब्रिज में लाते हैं। तो ये सब आप कन्फिगरेशन को इग्नोर कर सकते हो, जैसे मैंने वर्चुअल मशीन बना रहा हूँ उसके लिए है। हमें बस मेन जो है ना, जैसे आप ऐसा आपको लगना चाहिए कि आप हार्डवेयर पे इंस्टॉल कर रहे हो, वैसा आपको कुछ लगना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मुझे एरर आ रहा है, मेरा AMD का है, तो शायद AMD को सपोर्ट नहीं करता। एक बार मैं उसको देखता हूँ कि कैसे तो ठीक कर सकता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा ये लोड होगा, ठीक है। जैसे मैंने बूट कराया, ये देखिए बूट होना ये स्टार्ट हो गया है। थोड़ा वेट करते हैं, अभी ये लोड हो जाएगा, उसके बाद इंस्टॉलेशन पूछेगा। तो यहाँ पे कुछ सर्विसेज वगैरह लोड कर रहा है ये, स्टार्टिंग सर्विस लोड ESX। तो ये जो एक्चुअली में है ना, ये आपका क्या है, ये आपका जो ESXi है, या जिसको हम VMWizer भी बोलते हैं, ये उसका इंटरफेस है। एक्चुअली VMware ने क्या किया ना इसको, पहले तो रेड हैट पे डिपेंडेंट थे वो, रेड हैट वाला मतलब कि जो CentOS वाला है वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था, उस पर वैसे ही उनके कमांड्स भी चलते थे पहले, ठीक है। फिर इन्होंने कुछ दिनों बाद, मतलब कुछ समय बाद, इन्होंने अपने खुद का लाइनेक्स का वर्जन बना लिया जिस पे ये इस तरीके से चलता है। तो ये ऐसे कुछ पीले कलर में ऐसा कुछ आता है। तो ये काफ़ी कुछ यहाँ पे चेक करता है, और अगर हार्डवेयर इसको सही लगेगा तभी ये करेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे भी VMware का वर्क स्टेशन चुना है, क्योंकि ये वर्चुअल बॉक्स में इसको इंस्टॉल करना थोड़ा सा मुश्किल है। वहाँ पे कई सारे सेटिंग्स होते हैं, और जैसे हम अगर वर्क स्टेशन यूज़ करते हैं तो ESXi को अच्छे से सपोर्ट भी करता है, क्योंकि इसी का प्रोडक्ट है। और जैसे टेस्टिंग पर्पस के लिए खासकर आप VMware का जो वर्क स्टेशन है उसको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। अगर आपको एक रियल एक्सपीरियंस लेना है हाइपरवाइजर का, तो आप कम से कम एक सिस्टम आप डेस्कटॉप का रख लो, एक लैपटॉप का रख लो, उसको मिक्स करके चलाओ, ठीक है। स्टोरेज के भी कई सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि देखो जो क्लस्टरिंग होता है, अब आपको भैया एक SAN या NAS तो चाहिए होता है ना। तो ऐसे थर्ड पार्टी कई सारे आपके कह लो सॉफ्टवेयर आते हैं, अगर आप एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में काम करना चाहते हो। क्योंकि देखो SAN का डिवाइस 4 लाख 5 लाख में आता है, ठीक है, उससे महंगा आता है। ऐसे ही आपके जो सर्वर्स है वो भी आएगा। अगर सर्वर पे आप नहीं कर सकते इसको फ़िलहाल, तो आप ऐसे वर्क स्टेशन पर आप कर सकते हो। जो स्टोरेज का जो है यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो, मतलब ऐसे कई सारे अप्लायंस भी आते हैं जो VMware में एज अ मशीन आ जाते हैं, और वो एज अ SAN आपको एक एक्सपीरियंस देता है, जैसे कि वो शेयर्ड स्टोरेज हो, जैसे प्रोडक्शन होता है वैसे ही, ठीक है। वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले अब ये क्या कह रहा है, ये मेरे पास जो VMWizer है या VMware का ESXi है, ये 7.0.3 है। सबसे पहले बोलेगा एस्केप या एंटर टू कंटिन्यू, तो मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। ये बोल रहा है टर्म्स एंड कंडीशंस पूछ रहा है, तो मैं F11 दबाऊंगा। ये बोलेगा एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, तो मैं F11 दबा दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, जो डिवाइसेस वगैरह है ना उसको एक बार ये सर्च करेगा। और जैसा कि VMware में, मतलब ये जो वर्क स्टेशन है उसमें ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ सेटिंग पहले से रहती है। एटलीस्ट 142 GB ऑफ ये हार्ड डिस्क इसने मांगा हुआ है। तो ये आपको अच्छे से इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं। अब जैसे आप ये मान के चलो कि आप ये अपने हार्डवेयर पे काम कर रहे हो, मतलब आपके जो सिस्टम है ना उस पर आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर रहे हो, आप ऐसा मान के चलो। तो इस तरीके से इंस्टॉल होगा। मैं एंटर करता हूँ कंटिन्यू करने के लिए। ये पूछेगा कि कीबोर्ड, ठीक है, इसको मैं एंटर कर दिया। मैं रूट का पासवर्ड, तो एक एडमिन का पासवर्ड होता है, एडमिन हम रूट को ही कहते हैं, इसका मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। एक आपको टैप करना पड़ेगा, फिर कंफर्म करना पड़ेगा पासवर्ड, ठीक है। फिर मुझे एंटर, तो मैं यहाँ पे जैसे एंटर करूँगा, पासवर्ड डू नॉट मैच बोल रहा है। एक बार इसको देखता हूँ मैं क्या है इसमें गलती। पासवर्ड मैच, ठीक है। अब एंटर किया मैंने। अब ये देखिए,
कंफर्म इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल कन्फिगर टू इंस्टॉल ESXi, ठीक है। वार्निंग दिस डिस्क विल बी रीपार्टीशन, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक ही है। F11 कर दिया। अब देखिए अब ये इंस्टॉलिंग कर रहा है। ये 200-250 MB का होता है, 300 MB ज़्यादा 300-350 MB का होगा, और इसको ये तुरंत इंस्टॉल हो जाता है आपके सिस्टम में। तो आप इसको अपने फिजिकल सिस्टम में भी डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आएगा आपको, मतलब समझ आएगा एग्जैक्टली कैसे चल रहा है। अगर आपको मशीन्स है, 2-3 मशीन्स है ना, तो और भी बेस्ट है। या आप रेंट पे ले लो, या फिर आप जैसे कि आपके कोई दोस्त है, अगर उनके साथ आपको प्रैक्टिकल करना है ना ऐसा, तो आप 3 डेस्कटॉप ले लो या 3 लैपटॉप ले लो, ठीक है, और उस पर आप इसको डालो और उसको एज अ क्लस्टरिंग काम करो, ठीक है। मतलब ये 3 जो है या 2 आप जैसे ESXi बनाओगे ना, तो एज अ क्लस्टरिंग वो चलेगा। मैं आपको बताऊंगा ये कैसे इसके आगे हम और भी ESXi बनाएंगे। तो मेरा पहला ये ESXi है, मतलब VMWizer है। अब ये क्या हो रहा है ना, एक्चुअली में मेरे हार्डवेयर के ऊपर डर रहा है, आप ऐसे आप मान के चलो। आप ये जो मेरा VMware का वर्क स्टेशन है, इसको इग्नोर करो फिलहाल। ये बोला रिमूव द इंस्टॉलेशन मीडिया है बिफोर रिबूटिंग, ठीक है, और रिबूट द सर्वर टू स्टार्ट। अब ये यही कह रहा है कि अगर आप इसको अगर रिमूव नहीं करोगे तो फिर से उसी से बूट हो जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ इसको रिमूव करने की। मैं जाऊँगा VM पे, यहाँ पे मेरा रिमूवल मिलेगा मुझे, यहाँ पे CD है, इसको मैं क्या कर दूँगा, डिस्कनेक्ट। तो CD मेरा अब डिस्कनेक्ट हो गया। मैं रिबूट करूँगा सर्वर को। अब ये बोल रहा है शट डाउन एंड रिबूट, ठीक है। द सर्वर विल शट डाउन एंड रिबूट, द प्रोसेस विल टेक अ शॉर्ट टाइम टू कंप्लीट। तो ये हमारा इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब एक बार रिबूट करेगा, देखिए अब ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे रिबूट होता है ना, ये भी लाइनक्स ही होता है, ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है, बट थोड़ा सा उन्होंने काफ़ी कुछ इसके अंदर अपने हिसाब से उन्होंने चेंज कर रखा है। अब ये बूट के जो मॉड्यूल्स वगैरह हैं वो उसको कर रहे हैं, ये अनकम्प्रेस करेगा, उससे बूट होगा। और इसमें भी आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि लाइनक्स के ना जो बूट फाइल्स वगैरह होते हैं, VMware ने अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर दिया है, अपने हिसाब से इसको बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब स्टार्टिंग सर्विस VM टूल्स D, तो कुछ डीमन चला रहा है VM टूल्स D नाम का, ठीक है। तो धीरे धीरे जो भी आपके सर्विसेज वगैरह हैं इसको ये स्टार्ट कर रहा है, रन कर रहा है। आपको ऊपर में ही बता देगा ये कितना रैम है, कितना मेमोरी है, VMware का कर्नल रिलीज कौन सा है। और ये देखिए अब ये आपका सिस्टम में बूट हो गया है ये, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा, ये आपको बताएगा। जैसे अब ये DHCP से ना अपना जो IP है वो लेना चाह रहा है, तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ स्टैटिक IP जो है मेरा IP वर्जन 6 का, उसने तो ले लिया। साथ में ये कह रहा है कि DHCP जो लुकअप है वो फेल हो गया। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को एक बार देखना पड़ेगा कि नेटवर्क के डिवाइस में कोई एरर तो नहीं आ गया है। तो कस्टमाइज सिस्टम और व्यू लॉक्स के लिए F2 दबाओ बोल रहा है, ठीक है, मैंने F2 दबाया। अब रूट का पासवर्ड मुझे एक बार देना पड़ेगा यहाँ पे, ये तो ये क्या करेगा, आपको कुछ जैसे बायोस में खुलता है ना कुछ अलग से ऑप्शन, ये वैसे ही है। तो ये कॉन्फ़िगर पासवर्ड बोल रहा है, कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट नेटवर्क बोल रहा है। तो यहाँ पे शायद मुझे कुछ छेड़ना पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो रीस्टार्ट भी कर सकते हो और टेस्ट भी कर सकते हो नेटवर्क को। कुछ रीस्टोर ऑप्शंस भी है, कीबोर्ड है, ट्रबल शूटिंग के ऑप्शंस है, सिस्टम के लॉक्स हैं। तो ये बायोस टाइप का खुल रहा है, जो बना ही ऐसे गया है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा जो मैनेजमेंट नेटवर्क है ना, मतलब जो इस सिस्टम ने IP लिया नहीं है, कहने का मतलब है। तो ये नेटवर्क अडेप्टर्स है, VLAN है, ये देखिए IP वर्जन 6 का अब बोल रहा है। तो डिसेबल IP वर्जन कन्वर्जन फॉर मैनेजमेंट नेटवर्क, यूज़ डायनेमिक। मैं यूज़ डायनेमिक नहीं करता, मैं इसको करता हूँ स्टैटिक कर देता हूँ, वो ज़्यादा मेरे लिए सही रहेगा। सॉरी यहाँ पे गया, मैं यूज़ कर दिया इसको, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा ना, अपना जो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ अपना स्टैटिक IP दे दूँ, वो मैं दे सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं फ़िलहाल डाल देता हूँ इसको 51 से स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है। सबनेट मास्क जो है, ये देखिए सबनेट मास्क ये गलत हो गया है, इसको करना पड़ेगा 255.255.255.0, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है मेरा गेटवे। गेटवे क्या है, मेरा राउटर का एड्रेस 192.168.1.1, ठीक है। इससे इंटरनेट से जुड़ जाएगा। आप चाहो तो इंटरनेट से आप जोड़ भी, मतलब नहीं जोड़ना चाहते तो वो भी कर सकते हो। आप चाहे तो अपने
एक्टिव डायरेक्टरी का डिफ़ॉल्ट गेटवे दे सकते हो, डीएनएस वगैरह दे सकते हो इसके अंदर। एंटर करूँगा तो ये ओके हो जाएगा, ये कह रहा है। तो ये मेरा आईपी आ गया है। कुछ डीएनएस का कॉन्फ़िगरेशन भी है यहाँ पे, आप अपने जो कंपनी का जो डीएनएस है, जो एक्टिव डायरेक्टरी का डीएनएस है, आप वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये होस्ट से ऑटोमेटिकली डीएनएस ले लो बोल रहा है, आप चाहो तो इसको कॉन्फ़िगर करके प्राइमरी डीएनएस, जैसे मान के चलो आपका जो एक्टिव डायरेक्टरी में या फिर आपका जो डीएनएस सर्वर स्पेस है अलग से, तो उसका आप दे सकते हो। फिलहाल मैं पब्लिक डीएनएस दे देता हूँ, वैसे रिकमेंडेड नहीं होता ये, फिलहाल मैं इसे दे देता हूँ आपको, मतलब एक दिखाने के लिए। एक जो चीज़ है होस्ट का नेम जैसे लोकल होस्ट है यहाँ पे, इसको हम चेंज कर देते हैं, VMSRV-01 ऐसे कुछ नाम था, तो इससे हम पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली ये हमने इसको कर रखा। अब एंटर कर दूंगा तो ये यहाँ पे भी हो गया। अब ये क्या कह रहा है, यहाँ से हटने के लिए ना एस्केप बोला था, जैसे बायोस जैसे चलता है ना, वैसे ही कुछ लग रहा है मुझे। ये देखिए, अप्लाई चेंजेस एंड रीस्टार्ट मैनेजमेंट नेटवर्क, तो उसके लिए यस कर दो बोल रहा है वो, तो मैंने यस कर दिया है। ये देखिए, एस्केप टू लॉग आउट, मैंने रूट के लॉगिन से में लॉग आउट किया था, आपको याद होगा, तो एस्केप करोगे तो लॉग आउट हो जाएगा। अभी ये जो है ना, इसके लिए भी आपको पासवर्ड चाहिए, तो मैं फिलहाल एस्केप कर दूंगा। ये देखिए, अब मेरा ये आ गया है, 51 आ गया है। अगर मैं अपने लोकल सिस्टम पे जाऊं, मान के चलो अगर मैं लोकल सिस्टम पे गया और ये वहाँ पे मैंने क्या किया ना, कमांड प्रॉम्प्ट खोला मैंने, मान के चलो, तो एक बार देख लेते हैं पिंग वगैरह चल रहा है नहीं चल रहा, क्या प्रॉब्लम है इसमें। पिंग 192.168.1.51 यही होना चाहिए था। तो फिलहाल तो ये पिंग नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इसमें, ये देखना पड़ेगा कि क्या है, ठीक है। मतलब ये जो आईपी है ना, ये इससे चल नहीं रहा, तो ये समझना पड़ेगा कि क्यों नहीं चल रहा। एक बार इसका मैं मशीन का नेटवर्क वगैरह देख लेता हूँ। तो नेटवर्क ये है, ब्रिज है, बिल्कुल ठीक है, ये कनेक्टेड है, बाकी ये चल नहीं रहा, वो बात अलग है। माइट भी हो सकता है इसको एक बार रीस्टार्ट करके देखें, या ये भी हो सकता है कि पिंग बंद हो। वो यही कह रहा है कि आप ना HTTPS 192.168.1.51 पे जाके एक बार चेक कर लो। ब्राउज़र से भी हम चेक कर सकते हैं, ब्राउज़र से चेक करके देखते हैं। माइट भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें ढंग से अभी हुआ नहीं हो, तो उसको हम एक बार रीस्टार्ट ही कर लेते हैं, तो पता चल जाएगा एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर हमने छेड़ा था ना अभी। तो जैसे ही मान के चलो आपका जो विंडो जो ESXi का जो स्क्रीन है, वो अगर थोड़े टाइम बाद क्या होता है, अपने आप ही डिम हो जाता है, ठीक है। तो उस पर आपको क्लिक करना है, थोड़ा सा माउस या कीबोर्ड आप हिलाएंगे तो ऐसे आ जाएगा। शट डाउन रीस्टार्ट के लिए बोल रहा है F12 दबाओ। अब इसके लिए भी पासवर्ड मांगेगा, अगर कोई भी आदमी आके शट डाउन नहीं कर सकता इसको, इसके लिए भी पासवर्ड जरूर मांगेगा। मैं इसको एक बार चाहता हूँ कि मैं रीस्टार्ट कर दूँ, फोर्सफुली टर्मिनेट रनिंग VMs। तो अभी तो कोई है नहीं मेरे पास, तो डायरेक्ट F2 कर देता हूँ, या सॉरी F11 कर देता हूँ रीस्टार्ट करने के लिए। तो एक बार ना इसका हमें रीस्टार्ट का प्रोसेस और अच्छे से समझ आ जाएगा, कैसे ये रीस्टार्ट होता है, क्या है। तो आप इसको फिजिकल सर्वर की तरह मान के चलें। हालांकि हम VMware वर्कस्टेशन इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि इसमें आपको मैं दिखा सकूँ कि कैसे इसका इंस्टॉलेशन वगैरह होता है, CD कैसे लगाते हैं और इसका आउटपुट कैसे होता है। और ये बहुत कम ही यहाँ से मैनेज होता है, आपको इस स्क्रीन की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ ब्राउज़र से ही करना पड़ेगा जो आपको करना है, ठीक है। तो वो फिलहाल हम चेक कर लेते हैं। जब कुछ सर्विस वगैरह है, ये इसको चला रहा है। तो ये हमारा सिस्टम अब हो चुका है, ठीक है। आप थोड़ा सा चेक करते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और इसके बाद कोशिश करते हैं कि इसे नेटवर्किंग ठीक करने की। तो आपको जो VMware वर्कस्टेशन है ना, इसकी जो प्रॉब्लम कह लें, आप नेटवर्क की खासकर प्रॉब्लम आती है, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा। अगर आप घर पे प्रैक्टिकल कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा इसमें आपको, क्योंकि देखो ये इतना सिंपल नहीं है। जैसे हमारा वर्चुअल बॉक्स होता है, इसमें ज़्यादा फंक्शंस नहीं होते, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे कि अब नेटवर्किंग की भाषा में बोल रहे हैं VLAN की टैगिंग होती है कि अलग अलग VLAN को अलग अलग IP एड्रेस वगैरह मिलते हैं, तो वो नेटवर्किंग वाले बंदे करते हैं। इसमें वो होते हैं जैसे आप
अब जैसे कि वर्क स्टेशन की बात करें तो ये ऐसा नहीं कि ये घर पे ही चलाने वाला सॉफ्टवेयर है, आप बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसको चलाती हैं एक अपना अलग से इन्वायरमेंट बनाने के लिए और उस पर पीओसी बनाने के लिए। मतलब जो उनका जो कोई प्रोजेक्ट वगैरह है तो उसको पहले एक छोटे इन्वायरमेंट पे बना ले बजाय कि बड़े प्रोडक्शन पे बनाने के। तो वो VMware वर्क स्टेशन उन लोग उस टाइम पे यूज़ करते हैं और प्रो वर्जन यूज़ करते हैं लाइसेंस के साथ। तो मैं यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, इसकी नेटवर्किंग चल नहीं रही है तो सबसे पहले मैंने ये जैसे सेटिंग पे गया, मुझे नेटवर्क का अडेप्टर मिल रहा है यहाँ पे। मैं ब्रिज तो मैंने कर लिया लेकिन रेप्लिकेट नहीं किया था मैं, तो फिलहाल रेप्लिकेट कर दिया मैंने, लेकिन इससे भी बात नहीं बनी। वो इसलिए अगर मैं एडिट पे जाऊँ, मैं अगर अपना नेटवर्क का एडिटर देखूँ तो फिर यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ समझ आएगा कि देखिए यहाँ पे 2 नेटवर्क है, ठीक है। ब्रिज यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, ब्रिज नज़र आएगा, एक्चुअल में इसको परमिशन नहीं है। आप चेंज सेटिंग पे क्लिक करें और ये UAC आएगा, UAC के बाद इसको आप फिर से देख सकते हैं। तो इसके बाद ये ब्रिज नेटवर्क आएगा। ब्रिज नेटवर्क जैसे आता है तो ये कभी भी जब इंस्टॉल होता है तो वो हमेशा ऑटोमेटिक होता है। तो ऑटोमेटिक होने का मतलब क्या है, जो उसको अडेप्टर मिलेगा वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। अगर वो इथरनेट आपका ले लिया, मान के चलो कि देखो आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, लैपटॉप में तो मोस्टली होता है कि 2 नेटवर्क कार्ड होते हैं ना, एक तो तार से लगाने वाला आपका होता है जिसमें जो इथरनेट का केबल लगता है वो, एक होता है आपका वाईफाई। फिलहाल मेरा जो ये लैपटॉप है वो किससे कनेक्टेड है, वाईफाई से कनेक्टेड है और ये ऑटोमेटिक पे था। तो मुझे कैसे इसको ठीक करना होगा, मैं एक्जैक्टली वही अडेप्टर चूज़ करूँगा। तो मेरा जो है मीडियाटेक का ये वाईफाई वाला है, मैं ये चूज़ करूँगा तो ये ऐसे आ जाएगा और इसको मैं अप्लाई करके ओके करूँगा। तो मेरा क्या है, अब जो ब्रिज वाला नेटवर्क है ना, इनको ब्रिज देखो 3 तरह के इसमें है, एक होस्ट ओनली, एक नेट है, ठीक है। इनके बारे में हम जानते हैं, जैसे नेट है इसने खुद अपना अलग से नेटवर्क बना रखा है, इस पर हमें नहीं करना, मैं ब्रिज मोड पे करना था। तो ब्रिज मोड में बस यही होता है कि आपको अपने एग्जैक्ट वो जो वायरलेस है या जो अगर आप इथरनेट भी यूज़ कर रहे हो तो उसका ही आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ब्रिज नेटवर्क ना कौन सा नेटवर्क अडेप्टर आपके सिस्टम का यूज़ करेगा। तो ये मैंने बता दिया इसको, मुझे अप्लाई करना है, ओके करना है और इसके बाद मैं होप करता हूँ ये चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी आप जैसे कि वो जो VLAN में टैगिंग वगैरह बोल रहा हूँ ना, ये भी होता है इसके अंदर। तो फिलहाल ये मैंने कर दिया। पावर ऑन करता हूँ मशीन को, देखते हैं ये क्या कहता है। इसी तरह मैंने एक और मशीन बना रखा है VMSRV02, इसमें भी मैंने ESXi डाल रखा है और एक और हम बनाएंगे इसके बाद और उससे हम देखेंगे मतलब तीनों को एक साथ कैसे हम करते हैं। मतलब आगे जो भी अब जैसे vCenter का जो इंस्टॉलेशन वगैरह है ना, हम वो भी देखने वाले हैं। vCenter क्या है, ये अपने आप में ना, जैसे ये ESXi है अपने आप में वर्चुअल, देखो इसके अंदर तो आप वर्चुअल मशीन बना सकते हो, लेकिन क्लस्टरिंग कैसे करते हैं, क्लस्टरिंग आपको vCenter से करना होगा। vCenter क्या है, vCenter एक अलग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उसको क्या करोगे आप ना, एज अ वर्चुअल मशीन आप उसको इंस्टॉल करोगे, एक वर्चुअल मशीन करोगे इंस्टॉल, उसके अंदर उसको इंस्टॉल करोगे सॉफ्टवेयर को। वो क्या करेगा, वो आपके सर्वर्स को मैनेज करेगा सेंट्रली, मतलब ऑर्केस्ट्रेट करेगा। तो यहाँ पे जो मेरा IP आ रहा है 51 आ रहा है, ठीक है। VMware की बात करेंगे, एक बार मैं इसको पिंग करके देख लेता हूँ 51 पिंग हो रहा है नहीं हो रहा। हाँ 51 मेरा पिंग होने लग गया है, तो ये मेरा 51 है। अब जैसे मान के चले, अब जैसे अब इसमें तो नेटवर्किंग चल गया मेरा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर मैं CMD पे जाऊँ और मतलब जो मेरा अब होस्ट सिस्टम है ना, मैं उसका कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूँ, पिंग करता हूँ 192.168.1.51, ये देखिए तो पिंग कर रहा है, मतलब बाहर से कनेक्टिविटी आ गया इसके अंदर, नेटवर्किंग जैसे मैं ठीक किया तो आ गया। एक बार और इसके अंदर जाके देखते हैं कि और क्या क्या ऑप्शन है इसके अंदर। मैं लॉगिन करता हूँ, आपको थोड़ा बायोस टाइप का ही लगेगा, बायोस में भी ऐसी कुछ सिस्टम्स होते हैं। कॉन्फ़िगर पासवर्ड ठीक है, कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट नेटवर्क ठीक है, 51 करना था हमने। रीस्टार्ट मैनेजमेंट, आप जैसे फिर से इसको रीस्टार्ट, जैसे आप चाहते हो कि आप ये जो IP इसको फिर से चेंज करना चाहते हो मान के चलो, तो फिलहाल ये देखो IP वर्जन 4 के स्टैटिक में सेट स्टैटिक है, डायनेमिक नहीं है, क्योंकि देखो आपके ये जो सर्वर्स है ना बार बार इसके IP आप चेंज नहीं कर सकते, नहीं तो आपके VMware कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मैं फिलहाल इसको चलो अगर मुझे चेंज करना है तो मैं लास्ट टाइम मैं एक बार 50 कर देता हूँ इसको, ठीक है। और ये मेरा आ गया डिफ़ॉल्ट गेटवे, ये मैंने डाल दिया, एंटर कर दिया मैंने। इसमें IP वर्जन 6 भी कर सकते हो, DNS का कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं जो हमने लास्ट टाइम किया था। और यहाँ पे DNS के कॉन्फ़िगरेशन में ही आपको ना एक होस्ट नेम का भी ऑप्शन आएगा, मतलब यहाँ पे आप अपने
सिस्टम का मतलब जो सर्वर है ESXi का, उसका होस्ट नेम भी आप यहीं पे सेट करोगे। अगर आपने जो बूट टाइम में या जब हमने इसको इंस्टॉल किया था उस टाइम पे अगर हमने नहीं किया था तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैं एस्केप दबाता हूँ, एस्केप दबाऊंगा, बैक आ जाऊँगा। बोलेगा कि आप क्या अप्लाई करना चाहते हैं चेंजेस को और रीस्टार्ट करना चाहते हैं नेटवर्क को। हाँ बिल्कुल, उसके लिए मैं क्या कर दूंगा, यस दबा दूंगा, वाई। अब एक यहाँ पे और ऑप्शन होता है टेस्ट मैनेजमेंट नेटवर्क। अब जैसे आपने चलो चेंज कर दिया, अब वो चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है वो हम कैसे चेक करेंगे। टेस्ट मैनेजमेंट नेटवर्क पे जाएंगे और पिंग करना है एड्रेस 0। आप गेटवे को पिंग करना चाहते हैं, एड्रेस 1 2 ये जो है हमारा DNS को पिंग करना चाहते हैं, तो बस इस पर आप कर्सर ले आओ और एंटर कर दो, तो ये एग्जैक्टली आपको बताएगा कि पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ये देखिए सब अभी ओके ओके आ रहा है ना, पहले फेल आ रहा था। ये जो होस्ट नेम रिजोल्यूशन है क्योंकि DNS नहीं है इसलिए फेल बोल रहा है, बाकी नेटवर्किंग इसका चल रहा है। तो मैं यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक आ गया। आप चाहते हो कि कुछ लॉग्स वगैरह चेक करें तो देखिए जैसे ही आप यहाँ पे आओगे 1 दबाओगे तो syslog आ जाएगा, ठीक है। मैं 1 दबा के देखता हूँ, ये देखिए ये 1 जो है syslog है आपका। ऐसे अगर एरो से अप एरो डाउन एरो से करोगे तो अब जितने भी इसके अंदर जो लॉग्स है ना वो पूरे आप यहाँ से ट्रैक कर, जो भी एरर वगैरह आता है हम यहीं से ट्रैक करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को डायग्नोस करने का तरीका है। क्या बोल रहा है, क्विट करने के लिए Q दबा दो, ठीक है। फिर मैं आ गया वापस यहीं पे, बोल रहा है VM कर्नल, ठीक है। VM करने के लिए 2 दबाते हैं हम, ये देखिए ये इसका लॉग है। पेज डाउन करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ये देखिए CPU का ID, मतलब डायग्नोस करने काफ़ी काम आता है ये। कुछ सर्च करना है तो स्लैश करके आप सर्च कर सकते हो इसके अंदर, जैसे VIM में करते हैं, है ना। फिर मैं क्या करता हूँ, क्विट दबाता हूँ, ये फिर वापस आ गया। अब और मैनेजमेंट एजेंट है, होस्ट डी जिसको कहते हैं, वर्चुअल सेंटर का एजेंट है वो देख लो बोल रहा है। VMware ESXi का ऑब्जर्वेशन लॉग है, VOBD बोलते हैं। तो ऐसे हम इसको करते हैं। एक सपोर्ट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, फिलहाल देखिए यहाँ पे मेरा जो लाइसेंस सीरियल नंबर है वो इवोल्यूशन है, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी ट्रायल पे चल रहा है ना ये, तो इसलिए ऐसे आ रहा है। तो लाइसेंसिंग यहाँ पे दिखाता है। आप पूरा का पूरा सिस्टम को रीसेट भी कर सकते हो। रीसेट करोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा आपका सिस्टम जैसे फ्रेश इंस्टॉल होता है ना वो उसी स्टेट पे आ जाएगा। फिलहाल तो हम ये नहीं करने वाले, अभी हम यहाँ से एस्केप करते हैं और इसको एक बार ना सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट ही कर देते हैं, ठीक है। वैसे ज़रूरत नहीं है, हमारा सब चीज़ चल गया है, लेकिन तब भी से एक बार करना ज़रूरी है। मैं ये एक बार कर देता हूँ, इसको मैं करता हूँ रीस्टार्ट F11, तो अब ये होस्ट मेरा रीस्टार्ट हो जाएगा। अब हम इसको देखेंगे, अब इसके अंदर तो बस इतना ही ऑप्शन था, तो इसमें वर्चुअल मशीन कैसे बनाएंगे। अब वर्चुअल मशीन बनाने के लिए इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं दे रहा वर्चुअल मशीन बनाने का। तो जैसा मैंने पहले कहा था कि इसके अंदर आपको कोई इंटरफेस नहीं मिलेगा जहाँ से आप इसके अंदर वर्चुअल मशीन बना सको। आपको कैसे क्या करना होगा, आपको अपने ब्राउज़र के थ्रू इसको एक्सेस करना होगा। जैसे बूट होता है ना, ये तो बूट होने के बाद क्या देता है, कहता है कि ये IP है, इसको आप एक्सेस करो ताकि इसको मैनेज कर पाओ। तो ये इसलिए आपने एक बार इंस्टॉल कर दिया ESXi, आप इसको भूल जाओ। उसके बाद आप ब्राउज़र से ही करोगे, रिमोटली ही करोगे, रिमोटली ही आप हर चीज़ करोगे। इसके अंदर जो vCenter वगैरह है वो भी इंस्टॉलेशन जो भी है सब चीज़ रिमोटली करोगे। मैं आपको बताऊंगा वो कैसे करना है। तो फिलहाल मेरा ये देखिए 50 नंबर का IP मेरे पास आ गया है और ये मेरा एक्सेसिबल है। एक काम मैं और कर देता हूँ, मैं SRV02 को भी मैं ऑन कर देता हूँ। ये बिल्कुल उसी तरीके से मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। बस ये मैंने किया कि इसको क्लोन बना दिया, क्लोन बना के जो नेटवर्क वगैरह है, इसका जो होस्ट नेम वगैरह है उसको मैंने एडिट कर दिया, तो क्विकली मेरा ये 2 बन गए। अब मैं क्या करूँगा, दोनों को क्या करूँगा, ब्राउज़र से मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इसका IP 50 था, इसका देख लेते हैं कौन सा इसका IP आ रहा है और उसके हिसाब से इस पर हम काम करेंगे। तैयारी के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले मैं एक बार अपना ब्राउज़र खोल लेता हूँ। तो ये मेरा ब्राउज़र खुल गया, मैक्सिमाइज़ करके देख लेता हूँ। तो मेरा 50 तैयार था, 192.168.1.50। आप DNS नेम भी दे सकते हो अगर आपका एक्टिव डायरेक्टरी है। आपका जैसे मान के चलो कि वर्चुअल मशीन्स के अंदर या VMware के अंदर ही बहुत सारे सर्वर्स आपने बना रखे हैं, उसी के अंदर आप एक्टिव डायरेक्टरी बना सकते हो और वहाँ पे आप DNS नेम भी रिजॉल्व करा सकते हो, ठीक है। ये देखिए 50 पे गया, ये HTTPS पे मूव हो गया। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे सर्टिफिकेट कनेक्शन सिक्योर बोल तो रहा है, ये सर्टिफिकेट भी दिखा रहा है, ये रहा सर्टिफिकेट मेरा दिखा रहा है, लेकिन ये क्या है, ये आपका सेल्फ साइंड है इसलिए ये एरर दिखा रहा है। आप चाहो तो खरीद के भी डाल सकते हो उसको, लेकिन जरूरी नहीं होता। इस पर मैं डिटेल को शो कर दूंगा और यहाँ पे आई वांट टू कंटिन्यू कर पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है।
और जैसे मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, ये देखिए ये आपका एक VMware का जो ESXi का है एक्चुअली में, ये ESXi का आपका लिखा हुआ भी आएगा यहाँ पे कि VMware ESXi, vCenter का थोड़ा अलग होता है। तो ये मेरा हो गया 50। एक बार मैं चेक करता हूँ मेरा जो दूसरा सर्वर है वो अप हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ये मेरा जो सर्वर था 50, इससे मैं कनेक्ट हो गया हूँ। ये जो है मेरा 51, अच्छा ये 51 है 2 नंबर का और वो 50 है, तो 51, ठीक है। तो 50 को मैंने क्या किया था, ये 50 है ना, 50 को मैंने एक्सेस कर लिया था। अब क्या मैं 52 को 51 को भी कर सकता हूँ, 192.168.1.51, ये देखिए ये भी मेरा एक्सेस हो गया है। तो ये देखिए ये दोनों मेरा आ गया, दोनों ESXi का मेरे को अब ब्राउज़र में मैं इसको देख पा रहा हूँ। अब मुझे मैनेज करना है, कैसे मैनेज करना है, आपको याद होगा आपका रूट का यूज़र नेम पासवर्ड आपको वही वाले डालना है यहाँ पे रूट, ठीक है। पासवर्ड जो आपने सेट किया था एग्जैक्टली आपको वही डालना है और इस पर लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। तो ये कुछ बोल रहा है कि आपको कस्टमर एक्सपीरियंस इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ करना है नहीं करना, ज्वाइन कराना नहीं कराना। फ़िलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये देखिए तो ये आपको अब यहाँ पे आपको उसका और अच्छा इंटरफेस मिलेगा। कहने का मतलब है वहाँ पे बिल्कुल मिनिमल आपको ऑप्शंस दिया गया था सिर्फ बहुत ज़रूरी काम करने के लिए, और यहाँ पे आप बहुत सारे काम कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे हम वर्चुअल बॉक्स में या VMware वर्कस्टेशन में हम मशीन अलग तरीके से बनाते थे, ब्राउज़र के अंदर कैसे बनेगा। अब ब्राउज़र के अंदर मशीन देखना है, उसके अंदर बनाना है। अब यहाँ पे हम एक बार इसको देख लेते हैं। होस्ट के बारे में बताया गया है कि जो आपका होस्ट है उसमें CPU कौन सा है, कितना रैम है, वर्चुअल रैम कितना है, या उसके नेटवर्किंग का क्या है स्टेटस। ये देखिए 50 नंबर का IP आ गया, DNS का आ गया, गेटवे बता दिया इसने, काफ़ी सारी चीज़ के अंदर बता रहा है। फिजिकल एडेप्टर 3 बता रहा है उसके अंदर। ये डेटा स्टोर, अब डेटा स्टोर क्या है, आपका स्टोरेज को डेटा स्टोर कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे डेटा स्टोर क्या है। और यहाँ पे CPU बता रहा है यूसेज फ्री कितना है, मेमोरी अभी कितना यूज़ हो रहा है। तो अब वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी तो चल रहा है ना, तो वो कम से कम 2.68 GB रैम जो है वो फ्री है, बाकी वो अपने काम के लिए यूज़ कर रहा है। स्टोरेज आप देखें तो फ्री 12.34 GB बता रहा है, कैपेसिटी 13.75 GB बता रहा है, 1.41 इसने यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो और भी काफ़ी परफॉर्मेंस वगैरह इसके अंदर बता रहा है, लेकिन ये ना जो हम vCenter से करते हैं वैसा नहीं है, बस ये एक मशीन का बता रहा है। आप यहाँ पे चाहो तो वर्चुअल मशीन पे क्लिक करके क्रिएट एंड रजिस्टर VM करोगे, ये देखिए तो ऐसा कुछ ना आपका एक विजार्ड खुलेगा, और विजार्ड में आपको रजिस्टर करना है या क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन करना है। तो नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे वर्चुअल मशीन का नाम तो ये हम कुछ वैसे ही बना रहे हैं जैसे हमारा जैसे टेस्ट मशीन हो गया। ये कंपैटिबिलिटी बोल रहा है कि कौन से कंपैटिबिलिटी मोड में चलेगा, आपको लेटेस्ट लेना है तो आप लेटेस्ट ले सकते हो। गेस्ट का OS क्या होगा, मैक होगा, लाइनक्स होगा, विंडोज़ होगा, कौन सा वर्जन आप यूज़ करना चाहते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। सर्वर्स के बारे में बता रहा है, ये देखिए 2008 सर्वर, 2019, इवन 2022 भी इसके अंदर बता रहा है। इनेबल विंडोज़ वर्चुअलाइजेशन बेस्ड सिक्योरिटी, ये काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं, इसको भी आप चूज़ कर सकते हो, नेक्स्ट कर सकते हो। फिर डेटा स्टोर पूछेगा। अब डेटा स्टोर क्या है, डेटा स्टोर जो होता है ना, इसमें क्या होता है आपके वर्चुअल मशीन में अलग अलग ना स्टोरेज के लिए डेटा स्टोर बनता है। अब इसी के अंदर आपके जो वर्चुअल मशीन्स हैं वो सेव होते हैं। अब डेटा स्टोर क्या है, ये इस सर्वर पे है। मान के चलो डेटा स्टोर यहाँ पे ना हो करके, मान के चलो यहाँ पे ना हो करके अगर SAN डिवाइस में होता, तो मतलब SAN जो स्टोरेज एरिया नेटवर्क है, बड़ा सा एक मतलब ब्लेड होता है या ऐसे सर्वर टाइप का होता है, उसके अंदर बहुत सारे हार्ड डिस्क डाल देते हैं। तो 8 टेराबाइट या 16 टेराबाइट, 24 टेराबाइट के ऐसे SAN आते हैं। उसको अपने रैक पे डालोगे और रैक के थ्रू क्या करोगे भाई, उसके अंदर डेटा स्टोर बना दोगे। और डेटा स्टोर पे जो भी मशीन, अब जो यहाँ पे लोकली जो यहाँ पे मेरा वर्चुअल मशीन रीस्टोर होगा या बनेगा वो वहाँ पे होगा, तो वो शेयर्ड हो जाएगा। और उसी को कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं, कोई और जो वर्चुअल मशीन है जैसे ये है हमारा ESXi, ये भी उसको यूज़ कर पाएगा, तो हाईली अवेलेबल हो जाएगा वो, ठीक है। मैं आपको बताऊँगा आर्किटेक्चर थोड़ा सा। ये भी क्या है, ये डेटा स्टोर, ये लोकल डेटा स्टोर है, मतलब इस मशीन का है, जो कि मतलब अगर ये मशीन बंद हो गया तो ये डेटा स्टोर भी मतलब बंद हो जाएगा। इसके अंदर जो मशीन्स लगे हैं वो भी नहीं चलेंगे ना, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है। फिलहाल एक मैं इसको आपको बताता हूँ कैसे करना है इसको। कुछ कस्टमाइज सेटिंग है, डिस्क ग्रेटर देन अमाउंट, तो डिस्क वही डिस्क उसमें कम अवेलेबल है
और ये ज़्यादा मांग रहा है, तो इसको हार्ड डिस्क के लिए इसलिए एरर बोल रहा है। 10 GB करता हूँ ना, तो ये ठीक हो जाएगा। और आपको बस कुछ जैसे हम वर्चुअल मशीन में कोई भी जैसे वर्चुअल बॉक्स में या VMware में बनाते हैं ना वर्क स्टेशन में, वैसे ही है ये कुछ। आपका लोकेशन वगैरह हाँ बता दिया इसने, और काफ़ी सारा थोड़ा सा एडवांस ऑप्शंस भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर स्टेटस वगैरह है, USB वगैरह है, यहाँ पे CD DVD ड्राइव चाहिए, वीडियो कार्ड कौन सा चाहिए, तो काफ़ी कुछ आप इस पर एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी मोस्टली जो होता है, हम यहाँ से वर्चुअल मशीन कभी नहीं बनाते, हम vCenter से ही बनाते हैं। ठीक है, तो ये मेरा एक ऑप्शन मुझे मिल गया। अगला जो ऑप्शन हम देखेंगे वो यही होगा कि अगर मैं ESXi2 पे जाऊँ, ठीक है, ये जो मेरा है SRV2, तो इसमें भी वही है सेम, आप रूट पासवर्ड डाल दो, ये मैं एंटर कर दिया। अब इसका भी खुल जाएगा मेरे पास। ये कुछ पूछेगा, ये मुझे ज्वाइन नहीं करना, फिलहाल तो ज्वाइन नहीं करना। इसके अंदर स्टोरेज पे जाऊँ तो इसका भी देखो डेटा स्टोर दिखाई दे देगा, कैपेसिटी कितना ये बता देगा, प्रोविज़न कितना हुआ, कितना फ्री है ये भी बता देगा। तो इसके जो डेटा सेंटर होते हैं, मतलब डेटा स्टोर होता है ना, बस इसके ही मतलब नॉर्मल काम के लिए होता है। मतलब कुछ होते हैं इसके अंदर भी कुछ स्टोरेज होता है। अगर इसके अंदर देखना है स्टोरेज के अंदर क्या है, तो आप इसको खोलोगे, डेटा स्टोर ब्राउज़र भी आता है इसके अंदर। इसको क्लिक करोगे तो इसके अंदर क्या चीज़ है वो बता देगा। डेटा स्टोर 1 के अंदर हूँ, एक कुछ फोल्डर दिखाई दे रहा है मुझे, तो फिलहाल तो इसके अंदर और कुछ नहीं खुल रहा है। जैसे आप इसको क्लिक करते हो तो इधर इस साइड में खुलेगा, फिर यहाँ पे कुछ है तो फिर इसके साइड में आप खुलेगा। अभी फिलहाल तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है इसके अंदर। इसके अंदर आप चाहो तो मूव करते हो, कॉपी करते हो, डिलीट करते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेटा स्टोर। और ये कुछ वर्चुअल मशीन्स वगैरह हैं, स्टोरेज है, नेटवर्किंग का है ये, तो इस तरीके से मैनेज है। एक मॉनिटरिंग का भी यहाँ पे होता है, जो मॉनिटरिंग दिखाता है ना सर्वर का, स्पेसिफिक मॉनिटरिंग है, ये वो है। तो यहाँ तक तो आपका ठीक था कि अभी सिंगल सर्वर पे ही मेरा वर्चुअलाइजेशन चल रहा है। चलो ठीक है, मैंने 2 बना दिए, बात बहुत अच्छी है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी क्लस्टरिंग वगैरह भी समझना पड़ेगा। तो क्लस्टरिंग कैसे करते हैं वो हम करेंगे हमारे vCenter से। अब vCenter समझना पड़ेगा कि vCenter कैसे इंस्टॉल होता है और कैसे उस पर हम काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए वो भी देखते हैं, वो हम कैसे कर सकते हैं। लाइसेंसिंग के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे भी लाइसेंसिंग बता रहा है, आपके कंसोल था वहाँ पे भी कुछ बता रहा था। तो काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे इसके अंदर। ऑटो रिफ्रेश, चेंज पासवर्ड, सेटिंग्स के अंदर भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे हेल्प का ऑप्शंस है, यहाँ पे है ना। मेरा जो होस्ट है वो ये है, और यहाँ पे कुछ सीरियल नंबर बता रहा है, मतलब जो सर्वर का सीरियल नंबर होता है, बायोस का वर्जन होता है। तो आपका फिजिकल सर्वर है तो वो उसके बताएगा। यहाँ पे इमेज प्रोफाइल बता देगा कौन सा हमारा VMWizer इसके अंदर लगा हुआ है या ESXi का वर्जन लगा हुआ है। तो ये लेटेस्ट है हमारा 7.0, ये चल रहा है हमारे पास। तो अभी हमने क्या सीखा ना, हमने ESXi को अपने हार्डवेयर में इंस्टॉल कर दिया। जो क्या होता है, मान के चलो ब्लेड जो होता है ना, ब्लेड सर्वर्स है, उस पर आप क्या करते हो, पेन ड्राइव डालते हो, उसके अंदर आप इसको इंस्टॉल करते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल कर दिया, वही आपका हाइपरवाइज़र है। ठीक है, तो हमने जो VMware का ESXi है वो हमने इंस्टॉल कर दिया। तो 2 सर्वर हमारे अभी फ़िलहाल रेडी हो गए हैं। अभी हमारी जो समस्या है ना वो यही है कि कोई शेयर्ड स्टोरेज हमारे को मिल जाए। शेयर्ड स्टोरेज से क्या होगा, हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे जो मशीन्स बनाएंगे, वो उस स्टोरेज में ही जाके सेव हों। तो बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, बड़े बड़े सैन खरीद लेती हैं, 1 2 3 जितने भी होते हैं उतने खरीद लेती है। NAS भी खरीद लेती है बैकअप के लिए, मतलब जो फास्टेस्ट हो, बिल्कुल फास्ट हो। ये नहीं कि आप स्लो वाला अगर खरीदोगे तो आपका मशीन भी तो स्लो चलेगा, क्योंकि मशीन तो वहीं पर रहेगा। अब वर्चुअल मशीन होता कैसे है भाई, जो वर्चुअल मशीन है आपका, वो VMDK फाइल होगा, एक VMX फाइल होगा। तो वो फाइल होता है जो हार्ड डिस्क की फाइल होती है। तो वो अगर किसी सेंट्रलाइज लोकेशन पे हो और अलग अलग सर्वर्स को उनके पास एक्सेस करने का क्षमता हो, मान के चलो अभी फ़िलहाल कुछ मशीन्स यहाँ पे चल रहे होते हैं, मान के चलो कुछ मशीन्स यहाँ पे चल रहे होते हैं, मान के चलो ये सर्वर हमारा बंद हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, रैम ख़राब हो गया, शट डाउन हो गया, तो vCenter देखते रहता है उसको। और जैसी वो मशीन ख़राब होगा, अभी यहाँ पे आपका वर्चुअल मशीन चल रहा है, ख़राब हो गया, तो ये क्या करेगा, vCenter क्या करता है, उसको vCenter उठा के किसी और ESXi होस्ट को उसका दे देता है हिसाब, बोलता है भाई अब इसको आप चलाओ, ये वाला ख़राब हो गया।
तो आपके जो ESXi है, आप जैसे मैंने फिलहाल 2 बनाया है, तो बड़ी कंपनियां 3, 4, 5, 10, 50 भी बना सकती है, वो उनकी मर्जी है, ठीक है। बड़े डेटा सेंटर होते हैं और ज़्यादा बड़ा बना सकते हैं। तो ये इस तरीके से प्राइवेट क्लाउड काम करता है। तो इस वीडियो में हमने क्या किया ना, हमने ESXi का इंस्टॉलेशन सीखा, थोड़ा सा हमने समझा कि हाइपरवाइजर टाइप 1 टाइप 2 क्या होता है। कंटेनर के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा कि थोड़ा सा अलग है, वो हाइपरवाइजर टाइप का ही है, लेकिन वो कंटेनर डी इंजन, कंटेनराइज मतलब इंजन वगैरह कुछ यूज़ करता है। यहाँ पे हाइपरवाइजर यूज़ होता है, वहाँ पे कंटेनराइज इंजन यूज़ होता है, बस ये डिफरेंस है। उसके फुटप्रिंट बहुत छोटे होते हैं, उनके जो मशीन्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं। 60 MB में आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, या और भी कम में आ जाता है ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा हार्डवेयर लेता है आपका वर्चुअल मशीन, और वो क्या करता है, वो हार्डवेयर नहीं लेता, वो सिर्फ कर्नल को शेयर करता है। ये हार्डवेयर शेयर करता है, वो कर्नल शेयर करता है। तो ये सब डिफरेंसेस हैं हमारे हाइपरवाइजर 1, हाइपरवाइजर 2 और कंटेनर इंजन में। कंटेनर इंजन भी हमने देखा कि डॉकर जो है उनका अलग होता है, एक कंटेनर डी होता है, LXC कंटेनर होते हैं। तो ऐसे कई सारे अलग हो सकते हैं, उसको भी हम जब डॉकर जब पढ़ेंगे, कुबरनेटिस पढ़ेंगे ना, तो वो सब हम देखेंगे। तो आई थिंक हमने ESXi का ये पहला पार्ट काफ़ी अच्छे से हमने समझा हुआ है। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं कोशिश करूँगा उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में, या आपके कमेंट्स हैं उसमें मैं कोशिश करूँगा हेल्प करने की, जो भी मुझसे बन पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूँगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।